एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। 7 का पंच में आपका स्वागत है। आप एबीपी न्यूज नए रंग रूप और वही पुराने कसे हुए तेवरों वाले एबीपी न्यूज पर लगातार खबरों को देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। बात होगी संजय राउत की, जो राज्यसभा के सांसद हैं, शिवसेना के प्रवक्ता। उन संजय राउत पर अब अपनी पत्नी के लिए शिकंजा कसता जा रहा है। जी हां, संजय राउत की पत्नी को पीएमसी बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूछताछ का नोटिस भेजा तो महाराष्ट्र की सियासत में अचानक से बहुत गर्मी आ गई है। संजय राउत बीजेपी पर भड़क उठे हैं और बोले कि मुझसे पंगा मत लेना। तो बीजेपी पूछती है कि आखिर डर किस बात का है, क्यों गुस्से में हो। वैसे ये मामला संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर होने का है। मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत बीजेपी पर लगातार बरस रहे हैं। बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का पारा इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि उनकी पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने पीएमसी घोटाले में पूछताछ का समन भेजा है। ईडी ने ये समन पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के मामले में भेजा है। वर्षा राउत को 29 तारीख को ईडी के सामने पेश होना है। आरोप है कि संजय राउत की पत्नी के बैंक खाते में 55 लाख रुपए प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से आए थे। प्रवीण राउत के खिलाफ पहले से ही ईडी की जांच चल रही है। पीएमसी एक सहकारी बैंक और पिछले साल इसमें घोटाला हुआ था। 31 मार्च तक बैंक के कामकाज पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है वाधवा बंधु, उनकी गिरफ्तारी पिछले साल हुई थी और उनके करीबी है प्रवीण राउत, जिनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी दोस्तों में से है और प्रवीण राउत के जरिए ही घोटाले की कड़ी संजय राउत की पत्नी तक पहुंचती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक प्रवीण राउत पर आरोप था कि उसकी कंपनी के साथ महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन महाडा ने करार किया था और उसे 600 से ज्यादा फ्लैट विस्थापितों को देने के लिए कहा गया था। लेकिन आरोप है कि तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर प्रवीण राउत की कंपनी ने ये फ्लैट बेच दिए। ईडी के एक आला अधिकारी ने बताया कि प्रवीण राउत की मुंबई के गोरेगांव में गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है। प्रवीण राउत को इसी साल फरवरी महीने में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी समेत विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। यह भी आरोप है कि प्रवीण राउत की कंपनी पीएमसी घोटाले के मुख्य आरोपियों की मुखौटा कंपनियों में से एक है। ईडी अधिकारी के मुताबिक इस लोन से संबंधित सभी दस्तावेज वर्षा राउत को कहा गया है कि वो लेकर आएं। सूत्रों के मुताबिक ईडी जानना चाहता है कि 55 लाख रुपए की रकम दिए जाने का आधार क्या था, क्या इसके लिए ब्याज लिया जाना था, यदि हाँ तो कितना। संजय राउत परिवार से ऐसी क्या नजदीकियां थी जिसके चलते लोन दिया गया। इसी 55 लाख रुपए का जो ये राशि है, उसका उपयोग वर्षा राउत ने अलीबाग इलाके में इस संपत्ति को खरीदने में किया। ये रायगढ़ जिले में आता है। रायगढ़ जिले के जो अलीबाग तहसील है उसका ये किहिम गांव है और किहिम जो बीच समुद्री किनारा है उससे बेहद नजदीक में ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं, ये प्लॉट वर्षा राउत के नाम पर है। वर्षा राउत के नाम पर ये 10 जो प्लॉट है वो आप देख सकते हैं। प्लॉटिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ जगहों पर प्लॉटिंग का काम हुआ है और यही जो राशि 55 लाख रुपए ली गई थी, बताया जाता है कि उसका उपयोग ये जमीन खरीदने में किया गया है। इसके 2 मालिक हैं। वर्षा राउत के अलावा स्वप्ना पाटकर इस जमीन की मालिक हैं, सह मालिक हैं, यानी कि ज्वाइंट ओनरशिप में ये जमीनें ली गई हैं। पीएमसी एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी पीएमसी बैंक घोटाला महाराष्ट्र के चर्चित घोटालों में से एक है, जिसका खुलासा होने के बाद आरबीआई ने 2019 में बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था। मामला साल भर से ज्यादा पुराना है, लेकिन समन की खबर से सियासत चरम पर है। संजय राउत को शिवसेना का चाणक्य भी माना जाता है। संजय राउत के सियासी गणित से ही बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटा था और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सिर पर सीएम की ताजपोशी हुई। अब बीजेपी को राउत के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। मैं संजय राउत साहब से पूछूंगा, क्या आपका, आपके परिवार का
कोई पीएमसी बैंक के साथ में कोई आर्थिक व्यवहार हुआ था क्या आर्थिक व्यवहार हुआ था वो भी जनता के सामने रखे। क्या आपके पास है इस संबंध में पहले भी कोई जानकारी, कोई नोटिस आई थी क्या? यह बात भी जनता के सामने रखे। 10 लाख लोगों के पैसे पीएमसी बैंक में फंसे हुए हैं। पीएमसी बैंक पुनर्जीवित होने चाहिए, ऐसे हमारे प्रयत्न है। उसी प्रकार से उनके लाभार्थी की भी इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। बीजेपी इसे ईडी की कार्रवाई बता रही है, तो शिवसेना और उसकी सहयोगी पार्टियों का दावा है कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। कि हमारे परमिशन के बिगर महाराष्ट्र में किसी की भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो सकती, लेकिन ईडी का जो अधिकार है उन्हीं का अधिकार है, और उसका इस प्रकार से राजकारण के लिए उपयोग करना ये महाराष्ट्र में कभी देखा नहीं गया। राजनीतिक मामला के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है ईडी और सीबीआई का। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस देश में डेमोक्रेसी की तोड़ मरोड़ करके अपनी हुकूमत को ये इनको एजेंसीज के जरिए मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हो सकता है, चलिए उसमें जो राजनीति समझो या और कोई बात समझो, जो भी सच्चा है सामने आ जाएगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इसका कोई और अर्थ निकालने का मुझे कोई मतलब नहीं लगता। ईडी ने शिवसेना के चाणक्य पर हाथ डाला है। संजय राउत की पत्नी वर्षा का 29 दिसंबर को ईडी से एनकाउंटर होगा। अब देखना ये है कि आप देखें जरा किसमें कितना है दम का ट्वीट करने वाले राउत क्या ईडी के इस चैलेंज के खिलाफ अपना दम दिखा पाते हैं या फंस जाते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस बारे में प्रवीण और उसके परिजनों से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन अब तक की पूछताछ के दौरान कि ये 55 लाख रुपए आखिर वर्षा राउत को क्यों दिए गए, इसका संतोषजनक जवाब ईडी को नहीं मिल सका है। यही कारण है कि वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी के एक आला अधिकारी के मुताबिक वर्षा राउत को इसके पहले भी 2 बार सम्मन भेजे गए थे, लेकिन वो दोनों बार ईडी के सामने पेश नहीं हुई। ये तीसरा सम्मन है और इस बार भी यदि वे ईडी के सामने पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो संजय राउत पर बैठे ढाले बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। दूसरी मुसीबत एक और इस तरफ दिल्ली में है, जो केंद्र सरकार पर है, किसान आंदोलन को लेकर। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को मोदी सरकार ने अब बातचीत के लिए परसों का न्योता भेजा है। परसों दोपहर को यानी 30 तारीख की दोपहर को 2 बजे ये बातचीत होगी। आज किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी और अहम बैठक हुई, उसी में यह फैसला लिया गया। सरकार को उम्मीद है कि किसान समझ जाएंगे और आंदोलन जल्द खत्म होगा। किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है। आज आंदोलन तेज करते हुए किसानों ने कई जगहों पर टोल प्लाजा को फ्री करवा दिया। सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। तस्वीरें जिंद के खटकर टोल प्लाजा की हैं, जहां किसानों ने टोल प्लाजा को फ्री करवाकर किसान यूनियन का झंडा फहरा दिया। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा पर लगे फास्ट ट्रैक सेंसर भी बंद करवा दिए गए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा तब तक टोल फ्री रहेगा। जो है टोल है वो हरियाणा में अनिश्चित काल के लिए जब तक बात नहीं मानी जाए तब तक के लिए फ्री रहेगी। दिल्ली से सटे पानीपत में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर भी बने सभी टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करवा दिया। इस दौरान मुरथल और केएमपी टोल प्लाजा को फ्री करवाया गया। टोल प्लाजा पर सैकड़ों की संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता धरने पर बैठे और सरकार से जल्द कानून वापस लेने की मांग की। निर्णय लिया गया है कि जब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक ये टोल फ्री रखेंगे किसान पूरे हरियाणा के अंदर टोल को जो ना फ्री कर रखा है और ये फ्री रहेंगे। अब जरा हरियाणा के करनाल से आई इन तस्वीरों को देखिए। गांव के प्रवेश द्वार पर बीजेपी और जेजेपी नेताओं के नो एंट्री के पोस्टर को चस्पा किया गया है। लिखा है कि बीजेपी और जेजेपी नेताओं का गांव बांसा में आना सख्त मना है। ये पोस्टर भारतीय किसान यूनियन द्वारा लगाया गया है। हमने लिखा है जेजेपी और बीजेपी अगर गांव में आती हैं उनका और कोई इलाज नहीं है। उनके गले में जूतों का हार पाओ और जूते मारो और गांव में घुसने मत दो।
एक अनुमान के मुताबिक किसानों द्वारा टोल प्लाजा फ्री करवाने से सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो मकडोली टोल प्लाजा फ्री करवाने से प्रतिदिन 20 से 22 लाख, तो वहीं रोहतक टोल के फ्री होने से 2 से 3 लाख रुपए का प्रतिदिन सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द इस आंदोलन का हल निकालना चाहती है। आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इन बातचीत से आंदोलन का कोई हल नहीं निकल पाया है। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर जिसको देखकर वाकई में आपको अपने चुने हुए लोगों पर सवाल खड़ा करने का मन करेगा। बात कर रहा हूं मैं दिल्ली की, दिल्ली के पार्षदों की। बैठक बुलाई गई थी आज दिल्ली में उन तमाम किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो इस किसान आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन जो कुछ हुआ अंदर पार्षदों के बीच में, वो वाकई में हतप्रभ करने वाला। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि आपने किस तरीके के लोगों को चुनकर दिल्ली का पार्षद बनाया है। आपस में जूते चप्पल चल रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। एक दूसरे पर चप्पल चलाती ये महिलाएं दिल्ली नगर निगम की पार्षद हैं। कोई बीजेपी की पार्षद हैं तो कोई आम आदमी पार्टी की। तस्वीरें पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हैं, जहां बीजेपी और आप की महिला पार्षदों के बीच चप्पलबाजी हुई। दरअसल बीजेपी पार्षद 1300 करोड़ रुपए के बकाया फंड की मांग करते हुए सदन में पोस्टर लहराए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने 2500 करोड़ के घोटाले वाले पोस्टर लहराने शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों पार्टियों के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। बाद में कुछ पार्षदों ने जूते चप्पल भी निकाल लिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हुए बवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों की ओर से दिल्ली के पटपटगंज थाने में बीजेपी पार्षद विपिन बिहारी सिंह, संतोष पाल और कन्हैया लाल के खिलाफ शिकायत दी गई है। शिकायत में तीनों बीजेपी पार्षदों पर मारपीट का प्रयास, धक्का मुक्की और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायत आम आदमी पार्टी के पार्षद मनोज कुमार त्यागी, गीता रावत और मोहिनी जीनवाल की ओर से दी गई है। आगे बढ़ते बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाई है। ये रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। किसान ट्रेन के साथ ही पीएम ने आज दिल्ली के ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात भी दिल्ली को दी है। नए साल से पहले दिल्ली को बड़ी सौगात। अब दिल्ली में दौड़ेगी ड्राइवरलेस मेट्रो। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। डीएमआरसी ने रचा कीर्तिमान। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर दिल्ली में पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की। नए साल के आगाज से पहले ये दिल्ली वासियों की बड़ी सौगात है। पीएम मोदी ने आज सुबह करीब 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। इस मेट्रो की लंबाई करीब 37 किलोमीटर है। ड्राइवरलेस मेट्रो मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटैनिकल गार्डन तक चलेगी। पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाते ही डीएमआरसी दुनिया के उन 7 मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो गया जहां ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा का नेटवर्क है। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों को इस मेट्रो सेवा के लिए बधाई दी, डीएमआरसी का आभार जताया। साथ ही पीएम मोदी ने बीजेपी को विकास की सरकार बताते हुए कांग्रेस पर निशाना भी साधा। हमारी सरकार ने इस एडहोकिज्म से बाहर आकर के मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज
ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। डीएमआरसी के मुताबिक ड्राइवरलेस मेट्रो का ये पहला चरण है। आगे डीएमआरसी दूसरे रूट्स पर भी ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत करेगी। अब डीएमआरसी मजलिस पार्क से शिव विहार जाने वाली पिंक लाइन पर भी ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की तैयारियां कर रही है। 2021 तक ये प्लान भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली मेट्रो के लगभग 94 किलोमीटर लंबे नेटवर्क पर बिना ड्राइवर वाली मेट्रो चलने लगेगी, जो विश्व के बिना ड्राइवर वाले मेट्रो नेटवर्क का लगभग 9% होगा। बीते 6 सालों में पूरे देश में मेट्रो रेल में बहुत बदलाव हुआ है। 2014 में 5 शहरों में केवल 248 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू थी। इस समय भारत के 18 शहरों में 702 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू हैं। आने वाले समय में 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी नई लाइनें जुड़ेंगी और देश के लगभग 27 शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी होगी। 2022 तक जब देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब भारत में 1000 किलोमीटर से अधिक का मेट्रो नेटवर्क होगा, जिस पर रोजाना 1 करोड़ से अधिक यात्री। बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में आज लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। झारखंड के संथाल में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी में 10 लाख के इनाम वाले 3 नक्सली भी शामिल हैं। लाल आतंक के खिलाफ झारखंड में सुरक्षा बलों ने बड़ी जीत हासिल की है। सुरक्षा बलों ने आज 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 10 लाख का इनामी नक्सली सुधीर किस्कू उर्फ सुलेमान हांसदा भी शामिल है। सुरक्षा बलों से मिली जानकारी के मुताबिक संथाल परगना के 2 जिले दुमका और गिरिडीह की पुलिस ने एसएसबी जवानों के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी की। इस छापेमारी में नक्सलियों के जोनल कमांडर सहित कई बड़े नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर आगे की कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। तो उसके आधार पर इसमें पसान था और इसमें सुधीर और सुलेमान इसको गिरफ्तार हुआ था, जिसके निशानदेही पर वहाँ भी गिरिडीह में भी एक अन्य सामान बरामदगी हुई और यहाँ पर दुमका जिला के मसलिया काठीकुंड शिकारीपाड़ा में जब्त हथियारों में एक यूएस मेड M16 इंसास राइफल, पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार हत्याकांड में लूटी गई AK-47 समेत कुल 6 हथियार शामिल हैं। गिरफ्तार नक्सलियों में गिरिडीह के जोनल कमांडर प्रशांत मांझी, प्रशांत की पत्नी जया प्रभा और दुमका के शिकारीपाड़ा का इनामी नक्सली सुधीर किस्कू शामिल है। असम में आज बीजेपी की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का फैसला कर लिया। विधानसभा में विधेयक पेश कर दिया गया है। असम विधानसभा में आज सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। इसको लेकर आज विधानसभा में विधेयक भी सरकार की तरफ से पेश कर दिया गया है। All the government madrasa institution will be converted to a institute for general education, and in future no madrasa education under government will be entertained. Today we are very happy that we have introduced a bill to bring a truly secularized curriculum in the educational system. सरकार का कहना है कि कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल इस फैसले का विरोध करेंगे, लेकिन हमने तय किया है कि इस बिल को जरूर पास करवाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना खतरे के कारण असम सरकार ने 3 दिनों का शीतकालीन सत्र बुलाया है। आज सत्र के पहले ही दिन सरकार ने मदरसा बिल पेश कर दिया। इसके पास होने के बाद राज्य में सरकारी मदरसों का संचालन बंद हो जाएगा। असम कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है। अब सरकार के सामने इस बिल को विधानसभा में पास कराने की चुनौती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।